सोक्रेटिस, वो दार्शनिक जिसने पूरी दुनिया को सोचने का तरीका सिखाया। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने खुद को सबसे बुद्धिमान इसलिए माना क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ नहीं जानता? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सवालों से पूरे समाज को हिला दिया, लेकिन जिसने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि मौत को भी गले लगाना स्वीकार किया। ये कहानी है सोक्रेटिस की। पश्चिमी दर्शनशास्त्र का स्तंभ, वह व्यक्ति जिसने तर्क, नैतिकता और आत्म जागरूकता की नींव रखी। सोक्रेटिस का प्रारंभिक जीवन। सोक्रेटिस का जन्म लगभग 470 बीसी में प्राचीन ग्रीक के सबसे प्रभावशाली शहर एथेंस में हुआ था। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक मूर्तिकार थे और मां फाइनरेट एक दाई थीं। उनका पालन पोषण एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। बाल्यावस्था से ही सोक्रेटिस अत्यंत जिज्ञासु थे। वे चीज़ों को सही रूप से नहीं, गहराई से समझने की प्रवृत्ति रखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने शुरू में अपने पिता के पेशे को अपनाया और कुछ समय तक मूर्तिकला का अभ्यास भी किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि उनकी रुचि बाह्य कलाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य की खोज में है। उनके कपड़े साधारण होते, चेहरा आकर्षक नहीं था, और वे अमीर या प्रतिष्ठित नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उनके चारों ओर जमा हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक दुर्लभ गुण था, सवाल पूछना। सोक्रेटिस की सोच और दर्शन। सोक्रेटिस का मानना था कि सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ग्रंथ में लिखी हो या जिसे कोई गुरु बता दे। सत्य को तो हर व्यक्ति को खुद खोजना पड़ता है, और इसका तरीका है संवाद। उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जो कुछ हम जानते हैं वह उनके शिष्य प्लेटो और ज़ेनोफोन की रचनाओं से आता है। प्लेटो की डायलॉग्स नामक कृतियां हमें सोक्रेटिस के विचारों का सबसे प्रामाणिक स्रोत प्रदान करती हैं। सोक्रेटिस का दर्शन मुख्यतः 4 बातों पर आधारित था। 1. ज्ञान की विनम्रता। सोक्रेटिस का प्रसिद्ध कथन है, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका अर्थ यह नहीं था कि वे सचमुच कुछ नहीं जानते थे, बल्कि यह कि वे कभी भी अपने ज्ञान को अंतिम नहीं मानते थे। वे हमेशा हर विचार, हर मान्यता पर सवाल उठाते थे। 2. SOCRATIC मेथड, संवाद विधि। वे किसी के विचारों पर सीधे टिप्पणी नहीं करते थे। वे बस सवाल पूछते थे, एक के बाद एक। जैसे, क्या तुम्हें लगता है कि न्याय जरूरी है? तो फिर न्याय क्या होता है? क्या एक ही परिस्थिति में सबके लिए न्याय समान होता है? ये तरीका न केवल तर्क को उजागर करता था, बल्कि सामने वाले को स्वयं सोचने पर मजबूर करता था। 3. नैतिकता की प्राथमिकता। सोक्रेटिस का मानना था कि नैतिकता और आत्मा की शुद्धता भौतिक सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका कहना था, धन और शोहरत केवल तब सार्थक हैं जब वो सदाचार से कमाए जाएं। 4. आत्म परीक्षण की आवश्यकता। एक अनजाची जिंदगी जीने लायक नहीं होती। यानी अगर आपने अपनी जिंदगी पर कभी सवाल नहीं उठाया, आप क्यों जी रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत, तो आप बस जी रहे हैं, लेकिन सचमुच जीवन नहीं जी रहे। सोक्रेटिस का एथेंस में प्रभाव। सोक्रेटिस ने एथेंस की गलियों, बाजारों और सभाओं में आम लोगों से संवाद किया। वे अमीरों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों और युवाओं से तीखे सवाल पूछते थे। वे उन बातों पर सवाल उठाते थे जिन्हें समाज ने सच मान लिया था। उनकी बातचीत में कोई डर नहीं होता था। वे देवताओं की अवधारणाओं पर, कानूनों पर, सत्ता की संरचना पर और यहाँ तक कि युद्ध की नैतिकता पर भी सवाल उठाते थे। युवाओं को उनसे बहुत आकर्षण होता था। प्लेटो, क्रिटो, एल्किबियाडस और एंटिस्थेनीज जैसे अनेक प्रभावशाली युवा उनके शिष्य बन गए। लेकिन यही बात बुजुर्ग और प्रभावशाली वर्ग को अखरती थी। उन्हें लगा कि सोक्रेटिस युवाओं के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर रहे हैं, समाज के स्थापित मूल्यों को तोड़ रहे हैं। सोक्रेटिस पर मुकदमा और मृत्यु। 399 बीसी में सोक्रेटिस पर आधिकारिक रूप से 2 आरोप लगाए गए। 1. देवताओं का अपमान करना। उन्होंने पारंपरिक ग्रीक देवताओं को न मानने की बात की और नए देवताओं की बात की। 2. युवाओं को भ्रष्ट करना। उन्होंने युवाओं को सोचने, सवाल करने और परंपराओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। इन आरोपों पर उन्हें एथेंस की अदालत में बुलाया गया। उनसे कहा गया कि अगर वे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग लें और अपनी विचारधारा त्याग दें तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन सोक्रेटिस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे गलत नहीं हैं और अगर उन्होंने माफ़ी मांगी तो वे अपनी आत्मा से विश्वासघात करेंगे। अंततः उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, हेमलॉक, एक प्रकार का जहरीला पेय पीने की। उनकी मृत्यु भी उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी उनकी जीवन शैली। उनके अंतिम शब्दों में भी शांति और दर्शन झलकता है। क्रिटो, हम अस्क्लेपियस के प्रति ऋणी हैं, उसे एक मुर्गा देना न भूलना। ये संकेत था कि वे मृत्यु को एक रोग से मुक्ति की तरह देख रहे थे। सोक्रेटिस की विरासत और प्रभाव। सोक्रेटिस के विचारों का प्रभाव उनके जीवन के बाद और भी व्यापक हो गया। उनके शिष्य प्लेटो ने द रिपब्लिक, फीडो और अपॉलजी जैसी रचनाओं में सोक्रेटिस के संवादों को संरक्षित किया। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने विज्ञान, राजनीति और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में नए आयाम खोले। इस तरह सोक्रेटिस, प्लेटो, अरस्तु की ये दार्शनिक परंपरा न केवल पश्चिमी दर्शन बल्कि आधुनिक विज्ञान, राजनीति और न्याय प्रणाली की नींव बन गई।
आज भी विश्व के हर कोने में, चाहे वह स्कूल हो, अदालत हो या संसद, तर्क, नैतिकता और संवाद की जो प्रणाली है, उसका मूल सोक्रेटिस के विचारों में ही निहित है। सोक्रेटिस से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सवाल करना गलत नहीं, जरूरी है। अगर सोक्रेटिस ने सवाल नहीं पूछे होते तो शायद आज हम इतने विकसित विचारों तक नहीं पहुंचते। 2. सच्चाई के लिए डट जाना चाहिए। सोक्रेटिस जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। 3. ज्ञान की पहली सीढ़ी है ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते। अहंकार और अंधविश्वास को छोड़कर जब हम विनम्रता से सीखना शुरू करते हैं, तभी असली ज्ञान की शुरुआत होती है। सोक्रेटिस सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनकी मृत्यु एक शरीर का अंत था, लेकिन विचारों का जन्म। उनकी सोच ने दुनिया को सिखाया कि जिंदगी जीने लायक तभी है जब हम उसे समझने की कोशिश करें, उस पर विचार करें और उसे सवालों की कसौटी पर कसें। आज, हजारों साल बाद भी, जब हम किसी विचार पर सवाल उठाते हैं, जब हम किसी चीज को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते, तो कहीं न कहीं सोक्रेटिस की आत्मा हमारे भीतर जीवित होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों की, जो सोक्रेटिस की विरासत को आगे बढ़ाने वाले स्तंभ बने।